दाब में क्या होता है जंगल, ये पूरा हिरणों का जंगल एरिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। दूसरा नाम हुआ सारंगनाथ, जो सावन के महीने में जुलाई से अगस्त जब रेनी सीजन आता है तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव में, जहाँ एक ही करघे में दो शिवलिंग है, एक सोमनाथ एक सारंगनाथ, तो उन्हीं के नाम से पूरे नमस्कार दोस्तों, आज एमवी सिविल आपके सामने सारनाथ का इतिहास, सारनाथ हिस्ट्री, गौतम बुद्ध के उपदेश के साथ। बुद्ध धर्म और संघ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध, धर्म और संघ, ये तीनों रत्न हर मनुष्य के अंतर में मौजूद हैं। स्वयं को जगाने की क्षमता का नाम बुद्ध है। जागृत व्यक्ति जिस पथ पर चलता है वह धर्म का पथ है। स्वयं के मन को एकाग्र करना, उसे केंद्रित करना और उसे एकत्रित करना संघ है। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। गौतम बुद्ध। आज सारनाथ, काशी अथवा वाराणसी जो हम देखते हैं, सारनाथ काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अन्य 3 हैं लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा जा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर पर हुआ था। यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी है, जहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मेला लगता है। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, मुलंग कुटी और नवीन विहार इत्यादि दर्शनीय हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं के अशोक स्तंभ के मुकुट की द्रव्यमय अनुकृति है। मोहम्मद गौरी ने सारनाथ के पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया था। सन 1104 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारंभ किया। उसी समय बौद्ध धर्म के अनुयायियों और इतिहास के विद्वानों का ध्यान इधर गया। वर्तमान में सारनाथ एक तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर है। यहाँ पहले घना वन था और मृग विहार किया करते थे। उस समय इसका नाम ऋषिपत्तन और मृगदाय था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। सम्राट अशोक के समय में यहाँ बहुत से निर्माण कार्य हुए। सिंहों की मूर्ति वाला भारत का राजचिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ के शीर्ष से ही लिया गया है। यहाँ का धमेक स्तूप सारनाथ की प्राचीनतम का आज भी बोध कराता है। विदेशी आक्रमणों और परस्पर की धार्मिक खींचतानी के कारण आगे चलकर सारनाथ का महत्व कम हो गया था। मृगदाय में सारंगनाथ महादेव की मूर्ति की स्थापना हुई और स्थान का नाम सारनाथ पड़ गया। इसका प्राचीन नाम ऋषिपतन हिरणों का जंगल था। ऋषिपतन से तात्पर्य ऋषि का पतन से है, जिसका आशय है वह स्थान जहाँ किसी एक बुद्ध ने गौतम बुद्ध भावी संबोधि को जानकर निर्वाण प्राप्त किया था। एक मृगों के विचरण करने वाले स्थान के आधार पर इसका नाम मृगदाव पड़ा, जिसका वर्णन निग्रोध मृग जातक में भी आया है। आधुनिक नाम सारनाथ की उत्पत्ति सारंगनाथ, मृगों के नाथ अर्थात गौतम बुद्ध से हुई, जिसका संबंध बोधिसत्व
की एक कथा से भी जोड़ा जाता है। बोधिसत्व ने अपने किसी पूर्व जन्म में, जब वे मृगदाय के में मृगों के राजा थे, अपने प्राणों की बलि देकर एक गर्भवती हिरणी की जान बचाई थी। इसी कारण इस वन को सारंग मृगनाथ या सारनाथ कहने लगे। दयाराम साहनी के अनुसार शिव को भी पौराणिक साहित्य में सारंगनाथ कहा गया है और महादेव शिव की नगरी काशी की समीपता के कारण यह स्थान शिवोपासना की भी स्थली बन गया। इस तथ्य की पुष्टि सारनाथ में सारनाथ नामक शिव मंदिर की वर्तमानता से होती है। बुद्ध के प्रथम उपदेश लगभग 533 ईसा पूर्व से 300 वर्ष बाद तक का सारनाथ का इतिहास अज्ञात है, क्योंकि उत्खनन से इस काल का कोई भी अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में दृष्टिगत होता है। उसने सारनाथ में धर्मराज का स्तूप, धामेक स्तूप एवं सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। अशोक के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पुनः सारनाथ अवनति की ओर अग्रसर होने लगा। ईसा पूर्व दूसरी शती में शुंग राज्य की स्थापना हुई, लेकिन सारनाथ से इस काल का कोई लेख नहीं मिला। प्रथम शताब्दी ईसा के लगभग उत्तर भारत के कुषाण राज्य की स्थापना के साथ ही एक बार पुनः बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। कनिष्क के राज्यकाल के तीसरे वर्ष में भिक्षु बल ने यहाँ एक बोधिसत्व प्रतिमा की स्थापना की। कनिष्क ने अपने शासनकाल में न केवल सारनाथ में वरन भारत के विभिन्न भागों में बहुत से विहारों एवं स्तूपों का निर्माण करवाया। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचार के पूर्व सारनाथ शिवोपासना का केंद्र था, किंतु जैसे गया आदि को भी कई स्थानों के इतिहास से प्रमाणित होता है, बात इसकी उल्टी भी हो सकती है, अर्थात बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात ही शिव की उपासना यहाँ प्रचलित हुई हो। जान पड़ता है कि जैसे कई प्राचीन विशाल नगरों के उपनगर या नगरोद्यान थे, जैसे प्राचीन विदिशा का सांची, अयोध्या का साकेत आदि, उसी प्रकार सारनाथ के मूलतः ऋषियों या तपस्वियों के आश्रम स्थित थे, जो उन्होंने काशी के कोलाहल से बचने के लिए किंतु फिर भी महान नगरी के सानिध्य में रहने के लिए बनाए थे। सारनाथ के इतिहास में सबसे गौरवपूर्ण समय गुप्तकाल था। उस समय यह मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में कला का सबसे बड़ा केंद्र था। हर्ष के शासनकाल में हुएनसांग भारत आया था। उसने सारनाथ को अत्यंत खुशहाल बताया था। हर्ष के बाद कई सौ वर्ष तक सारनाथ विभिन्न शासकों के अधिकार में था, लेकिन इसने शासनकाल में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो पाई। महमूद गजनवी 1017 के वाराणसी आक्रमण के समय सारनाथ को अत्यधिक क्षति पहुंची। पुनः 1026 ईसा में सम्राट महिपाल के शासनकाल में स्थिरपाल और बसंतपाल नामक दो भाइयों ने सम्राट की प्रेरणा से काशी के देवालयों के उद्धार के साथ साथ धर्मराज का स्तूप एवं धर्म चक्र का भी उद्धार किया। गाहड़वाल वेश के शासनकाल में गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ के एक विहार बनवाया था। उत्खनन से प्राप्त एक अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। इसके पश्चात सारनाथ की वैभव का अंत हो गया। सारनाथ के संदर्भ में ऐतिहासिक जानकारी पुरातत्वों को उस समय हुई जब काशी नरेश चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने धर्मराज का स्तूप को अज्ञानवश खुदवा डाला। इस घटना से जनता का आकर्षण सारनाथ की ओर बढ़ा। इस क्षेत्र का सर्वप्रथम सीमित उत्खनन कर्नल केकेंजी ने 1815 ईसा में करवाया, लेकिन उनको कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। इस उत्खनन से प्राप्त सामग्री अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। केकेंजी के उत्खनन के 20 वर्ष पश्चात 1835 और 36 में कनिंघम ने सारनाथ का विस्तृत उत्खनन करवाया।
उत्खनन में उन्होंने मुख्य रूप से धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप एवं मध्यकालीन विहारों को खोद निकाला। कनिंघम का धमेक स्तूप से 3 फुट नीचे 600 ईसा का एक अभिलिखित शिलापट्ट 22 इंच 13 बाई 44 इंच का आकार है मिला। इसके अतिरिक्त यहाँ से बड़ी संख्या में भवनों में प्रयुक्त पत्थरों के टुकड़े एवं मूर्तियां भी मिली, जो अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। 1851-52 में मेजर किटोई ने यहाँ उत्खनन करवाया, जिसमें उन्हें धमेक स्तूप के आसपास अनेक स्तूप एवं 2 विहार के अवशेष मिले, परंतु इस उत्खनन की रिपोर्ट प्रकाशित न हो सकी। किटोई के उपरांत एडवर्ड थॉमस तथा प्रोफेसर फिट्ज एडवर्ड हॉर्न ने खोज कार्य जारी रखा। उनके द्वारा उत्खनन वस्तुएं अब भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में हैं। इस क्षेत्र का सर्वप्रथम विस्तृत एवं वैज्ञानिक उत्खनन H.B. ऑर्टल ने करवाया। उत्खनन 200 वर्ग फुट क्षेत्र में किया गया। यहाँ से मुख्य मंदिर तथा अशोक स्तंभ के अतिरिक्त बड़ी संख्या में मूर्तियां एवं शिलालेख मिले हैं। प्रमुख मूर्तियों में बोधिसत्व की विशाल अभिलिखी मूर्ति, आसनस्थ बुद्ध की मूर्ति, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, मंजूश्री, नीलकंठ की मूर्तियां तथा तारा, वसुंधरा आदि की प्रतिमाएं भी हैं। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने अपने सहयोगियों स्टेनकोनो और दयाराम साहनी के साथ 1907 में सारनाथ के उत्तर दक्षिण क्षेत्रों में उत्खनन किया। उत्खनन से उत्तर क्षेत्र में 3 कुषाण कालीन मठों का पता चला। दक्षिण क्षेत्र से विशेषकर धर्मराज का स्तूप के आसपास तथा धमेक स्तूप के उत्तर से उन्हें अनेक छोटे छोटे स्तूपों का एवं मंदिरों के अवशेष मिले। इनमें से कुमार देवी के अभिलेखों से युक्त कुछ मूर्तियां विशेष महत्व की हैं। उत्खनन का यह कार्य बाद में वर्षों में भी जारी रहा। 1914-15 ईसा में H. हारग्रीव्स ने मुख्य मंदिर के पूर्व और पश्चिम में खुदाई करवाई। उत्खनन में मौर्यकाल से लेकर मध्यकाल तक की अनेक वस्तुएं मिली। इस क्षेत्र का अंतिम उत्खनन दयाराम साहनी के निर्देशन में 5 सत्रों तक चलता रहा। धमेक स्तूप से मुख्य मंदिर तक के संपूर्ण क्षेत्र का उत्खनन किया गया। इस उत्खनन से दयाराम साहनी को एक प्रकार अगर बात की जाए 9.5 इंच लंबी, 2 फुट 7 इंच चौड़ी तथा 3 फुट गहरी 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उपयुक्त उत्खनन से निम्नलिखित समय स्मारक किलोमीटर की दूरी पर है। चौखंडी लोकल पर्यटक पांडेपुर के रास्ते सारनाथ आसानी से पहुंच सकते हैं। अशोक स्तंभ, सारनाथ में कई बौद्ध कलाकृतियां तथा प्रतिमाएं हैं। ये काफी से कई ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के हैं। यह गांव बौद्ध तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा यहाँ इतिहासकार और पुरातत्वविद भी आते हैं, जो यहाँ के स्मारकों और ढांचों पर अंकित प्राचीन लिपि का अध्ययन करते हैं और उन्हें सुलझाते हैं। डियर पार्क भी बड़ी संख्या में पर्यटकों का अपनी ओर खिंचाव करता है। यही वह जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। इतना ही नहीं, डियर पार्क में स्थित धामेक स्तूप वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने आर्य अष्टांग मार्ग का संदेश दिया था। सारनाथ में कई स्तूप हैं। इनमें से एक चौखंडी स्तूप जहाँ बुद्ध की हड्डियाँ रखी गई हैं। पुरातात्विक और खुदाई क्षेत्र में जमीन से कई प्राचीन स्मारक निकली हैं, जिनमें से अशोक स्तंभ भी एक है। सारनाथ म्यूजियम में भी खुदाई के दौरान मिली शिल्प कृतियों को रखा गया है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में एक नाम हाल ही में जुड़ा है। यह है मूलगंध कुटी विहार, जिसे 1931 में महाबोधि सोसाइटी ने बनवाया था। इसके अलावा यहाँ थाई मंदिर और काग्य तिब्बती मठ भी घूमने लायक जगह है। एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल होने के नाते पूरे विश्व से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। खासकर जापान, थाईलैंड और चीन जैसे
बौद्ध धर्म प्रधान देशों से। इन देशों के अधिकांश लोगों के सारनाथ में मंदिर हैं। थाई मंदिर का निर्माण एक थाई समुदाय ने करवाया था। मंदिर की खासियत इसकी थाई वास्तुशिल्प शैली है। यह मंदिर अपने आप में काफ़ी रंगीन है और थाई बौद्ध महंतों के द्वारा संचालित किया जाता है। इसे एक खूबसूरत गार्डन में बनाया गया है जो कि एक शांत और एकांत जगह है। भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए धर्म चक्र को चलाया था और 4 आर्य सत्य व आर्य अष्टांग मार्ग के बारे में बताया। सारनाथ से ही बौद्ध धर्म पनपा और पूरी दुनिया में फैला। यहाँ तिब्बत, चीन, जापान और थाईलैंड जैसे देशों से ढेरों तीर्थयात्री और बौद्ध विद्वान आते हैं। इन देश के लोगों ने यहाँ अपने मंदिर बना लिए हैं और गांव में सीखने के लिए कई केंद्रों की स्थापना भी की है। इन्हीं में से एक है काग्यू तिब्बती मठ। इसे वज्र विद्या संस्थान के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना थरांगू रिनपोचे ने की थी। यह संस्थान डियर पार्क के पास है जहां गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। काग्यू तिब्बती मठ सारनाथ में सबसे बड़ा मठ है और इसे बोध गया के पास स्थित नालंदा मोनेस्टिक इंस्टीट्यूट की शैली में बनाया गया है। इस समय संस्थान में 15 महंत और 4 योगिन हैं जो यहाँ रहकर अध्ययन करते हैं। सारनाथ राज्य उत्तर प्रदेश, जिला वाराणसी। और घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय काफ़ी सही है। टैक्सी, बस, रेल आदि से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बाबतपुर सारनाथ का निकटतम हवाई अड्डा है, वाराणसी में है जो सारनाथ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और सारनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी कैंट है जो लगभग 6 किलोमीटर दूर है। सारनाथ का भी एक रेलवे स्टेशन है लेकिन उस पर कम ही रेलगाड़ी रुकती। सारनाथ के आसपास से अनेक शहरों से सारनाथ जाने के लिए नियमित बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। और एक रास्ता अगर आप दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी सारनाथ आ सकते हैं। विमान, रेल, बस, टैक्सी भी उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यहाँ किया जाता है। ठहरने के लिए होटल, धर्मशाला, अतिथि गृह भी उपलब्ध हैं। इसलिए अगर आप जब भी कभी वाराणसी घूमने जाएं तो कम से कम 1 दिन का समय सारनाथ के लिए ज़रूर निकालें क्योंकि यह एक अलग सी जगह है और मन को सुकून देने वाली स्थल है जहां आपको चारों तरफ शांति मिलेगी। बौद्ध उद्धार केवल जंगलों में ही नहीं होता, एक शहर में भी तपस्वियों के मोक्ष को पूरा किया जा सकता है। विचार और प्रयास ही सही साधन हैं। जंगल, उपाधि आदि केवल कायरता के संकेत हैं। न चैष धर्मो वनय एव सिद्धः पुरेऽपि सिद्धिर्नियता यतीनां बुद्धिश्च यतिश्च निमिम अत्र वनम चा लिंगं चा हिं भीरुचिह्नम्। Attainment is not only achieved in forests, the salvation of ascetics can be accomplished even in a city. Thought and effort are the true means. The forest, badge, etc. are only cover sign. धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये टूर प्लान अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल MV Civil. थैंक यू।